सैटरडे वाले लेक्चर में हमने 12 तक किया था, 13 मतलब रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, क्या होता है रीजनल डायरेक्टर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आरए में है। ठीक है ना, कोई डाउट है? नाउ रीजनल डायरेक्टर क्या होता है, कितने हैं रीजनल डायरेक्टर हमें ये बता दो, कितने हैं रीजनल डायरेक्टर? टोटल 7 रीजन के। हाँ, वैसे टोटल अगर आप देखने जाओ तो 8 होने चाहिए थे। ठीक है ना, देखो एक डिस्टॉर्टेड मैप बना रहे हैं हम। ठीक है, एक ऐसे से सपोज ये इंडिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो 4 रीजन तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट 4 ऐसे। बाहर की बात नहीं कर रहे, अंदर की बात कर रहे हैं हम। किसकी? जैसे इसको नॉर्थ बोल दो, वेस्ट बोल दो, ईस्ट बोल दो, साउथ बोल दो। ठीक है, कोई डाउट है? तो 4 तो पहले ये से रीजन हो गए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक नॉर्थ वेस्ट रीजन बना दिया, एक और है, फिर नॉर्थ ईस्ट बना दिया। ठीक है, और ये एक ईस्ट साउथ बना दिया। सही है ना? टोटल भारत में आज की तारीख में 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। कितने हैं? 7। अगर नाम के साथ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है ना, हम नाम के साथ बता देंगे। लेटेस्ट वो फिर ऐसा नहीं है कि वो कायम ही वही रहेंगे, पता है ना, चेंज होते रहते हैं। सीए पढ़ रहे हो, हमेशा बोलूंगा, क्या पढ़ रहे हो? सीए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर क्या होते हैं? रीजनल मतलब रीजन्स। ठीक है ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आर ए, क्लोज आर ए। ठीक है ना, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वो हमारे क्यों चूज करेगा? उनमें तो चुनाव होने के बाद ये भी अनाउंस करने की औकात नहीं है कि कौन जीता। ठीक है ना, एज फार एज लेटेस्ट न्यूज इज कंसर्न्ड, अभी उनमें चुनाव हुआ, ये डेट के साइड देख लेना। जो हमारे इमरान खान है, क्रिकेटर थे इसलिए हमारे बोल रहे हैं, वैसे हमारा नहीं है ना। तो उनकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, मेजोरिटी उनके पास है, लेकिन फिर आर्मी चाहती नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, इसीलिए वो चुनाव के रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इतने खराब हालात है, और वो हमारे रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हो? बेसिकली थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि इसी चीजें। रीजनल डायरेक्टर अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में एलएलपी में कोई वर्ड दिखाई दे तो आपको क्या करना है? एक ऐसा व्यक्ति होगा एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, या तो फिर वो रीजनल डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के लिए भी काम करेगा, है ना, एज द केस में भी। अब ये रजिस्ट्रार क्या हो जाएगा? आरओसी। ठीक है ना, आरओसी रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं होता। रजिस्ट्रार वहां पे काम करता है ना, कोई डाउट है? नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, वो भी अपॉइंटेड बाय, ये व्यक्ति है, रजिस्ट्रार है, वो क्या है? व्यक्ति है। ठीक है ना, वो आरओसी मतलब वो पूरी हम ऑफिस की बात कर रहे हैं कि एक आरओसी अहमदाबाद में आई है, एक पुणे में आई है। कोई डाउट है? ये जो रजिस्ट्रार है वो एक व्यक्ति है। क्या है? मींस एक ऐसा व्यक्ति, अगेन सेम स्टोरी जाएगी, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे रजिस्ट्रार, या तो उसको एज अ रजिस्ट्रार बुक करेगी, या वर्ड क्यों यूज किया? एडिशनल रजिस्ट्रार यूज करेगी, या तो फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार होगी। कोई पर्टिकुलर एक ऑफिस है, वहां पे ज्वाइंट रजिस्ट्रार की जरूरत है, 2 रजिस्ट्रार चाहिए। एक डेप्यूटी समझते हो, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन, रजिस्ट्रार डेप्यूटी, उसका एक डेप्यूटी। ठीक है ना, जब रजिस्ट्रार घूमने जा रहा है तो उसकी जगह डेप्यूटी ले लेगा। ठीक है, और एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो मदद कर रहा है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये बहुत सारी पोस्ट है रजिस्ट्रार की, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक हो गया मेन रजिस्ट्रार, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार। ठीक है, या तो वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार होंगे, ठीक है, या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है, या तो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, या तो फिर कंपनीज एक्ट। ये जो रजिस्ट्रार थे, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा करी थी कि ये लोग बेचारे पहले भी काम करते थे, ऐसा नहीं थे काम नहीं करते थे। आरओसी कंपनीज के लिए काम करते थे, लेकिन इनको एडिशनल जवाबदारी दी गई।
हाँ ठीक है, फटाफट। ये अमेंडमेंट था, क्या था बेटा? ये जो ये वाला पोर्शन हम जहां पे आए हैं ना, हाँ, ये फाउंडेशन अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट था। ये कब क्या था? ये कायदे से, ये जब एक्ट बना तब ये चीज नहीं थी। कोई डाउट है? नहीं है। इसका क्लोज क्या है? टीए। इसका क्लोज क्या है? टीए। ठीक है। स्मॉल लायबिलिटी मतलब स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर यहां पे ऐसा है कुछ पैसों से ज्यादा एक हद के लिमिट के बाद यहां पे कैपिटल या तो टर्नओवर हो जाए, तो उसको स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टाटा बोल देगी। क्या बोल देगी? कि आप स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो, अब आप बड़े हो गए हो। क्या हो गए हो? स्मॉल से बड़े हो गए। तो स्मॉल का फायदा क्या? देखो स्मॉल जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, उनका फायदा होता है टैक्स में, बहुत कुछ फायदा हो जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे लोग से पैसा नहीं लेते। आप समझ रहे हो? या फिर उनके ऊपर चार्जेस। यस यस, ऑब्वियसली। तो हर एक को छोटा बनना पसंद है, छोटा बनना पसंद है। क्यों? क्योंकि छोटे लोगों से बड़े लोग पैसा नहीं लेते। कोई डाउट है? नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ाया मैंने। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज टाटा। कैसा? टाटा। अगर पैसा बढ़ जाए तो टाटा। कोई याद है? कोई डाउट है? इसका क्लोज क्या है मोनिका? टीए। चलो, ये मैंने कल से सोच के रखा था। कैसे? कब से सोच के रखा था? कल से सोच के रखा था। इट मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर कौन सी? द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डजंट एक्सीड कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल, जिसका कैपिटल 25 लाख से ज्यादा ना हो। 25 लाख होगा तो चलेगा, लेस देन और इक्वल टू 25 लाख होना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल भी डजंट एक्सीड 25 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट, नॉट एक्सीडिंग। अब देखो ये कंफ्यूजिंग है। कैसा है? पहले बोल रहे 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर बोलते 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? कंफ्यूजिंग है ना? दिमाग की बत्ती जली ना? ऐसा नहीं है। ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट, कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में स्मॉल लायबिलिटी जो है उसकी लिमिट 5 करोड़ तक कर सकती है कैपिटल में। किसमें? वो वक्त आएगा जैसे पैसे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, बराबर है, तब 25 लाख में मतलब डेयरी मिल्क आती होगी शायद। एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे? 25 लाख में डेयरी मिल्क आ रही है और स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी का कैपिटल लिमिट भी 25 लाख है। गलत बात है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से पैसों की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे। पैसों की वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी? घटेगी बेटा। क्या? मोनिका के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। सर क्या बोल रहे हैं? पैसे की वैल्यू घटेगी इसलिए पैसा बढ़ जाएगा। सुन, पैसे की वैल्यू घटेगी तो पैसा बढ़ा। अभी केला मिल रहा है 60 रुपए का डजन, आजे पैसों की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना? तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? 500 रुपए लेके जाना पड़ेगा, तो पैसा बढ़ गया ना? पैसे की वैल्यू घटेगी तो सही बात है। पैसे की वैल्यू घटेगी तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। पैसे की वैल्यू घटेगी तो थप्पियां ज्यादा लेके जाने पड़ेगी। गड्डिया जैसे हम अभी नहीं, वो ऑरेंज चॉकलेट आती है, टूर में हम लेके जाते हैं, ऑरेंज ऐसे केले के शेप में होती है। हाँ, आधी चॉकलेट। वेरी गुड जी हाँ, ऐसे शेप में होती है ऑरेंज, ठीक है ना? तो वो 1 रुपए की मिलती है। हमारे जमाने 25 पैसे की 4 मिलती थी, 25 पैसे की 4 मिलती थी। अभी तो 1-2 रुपए की मिलती है, ठीक है ना? तो पहले 25 पैसे में हमें 4 गोली मिलती थी, तो अभी ज्यादा पैसा लेके जाना पड़ता है ना, 4 के लिए 4 रुपया। तो उस वक्त वो स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी के लिए जो टर्नओवर है या फिर हाँ, उसका उस हिसाब से वो लाइक एडजस्टमेंट कर देंगे। बढ़िया है, समझ रहे हो मोनिका? तो ये 5 करोड़, वैसे तो पहले ये लाइन एक्चुअली बनती नहीं है विवेक। क्यों नहीं बनती पता है? क्योंकि हम जब लॉ स्टार्टिंग में पढ़े ना, तहाँ पे बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कभी भी अमेंडमेंट कर सकती है ना। तो अभी 25 लाख ही रहने देते। यहां वैसे भी ये अमेंडमेंट है, ये खुद अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट की इच्छा हो तो 5 करोड़ तक कर सकती है। क्यों लूट ले रहे हो? चलो ठीक है, शायद हम इसको इंटरप्रेट करने में गलती कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, हम सही है।
नॉनसेंस। अमेंडमेंट कर सकती है ना, तो ये लाइन तो बनता ही नहीं है। 5 करोड़ का फ्यूचर में 25 करोड़ कर देंगे। ये हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन। टर्नओवर की बात करते हैं। इंटर स्टूडेंट को टर्नओवर पता ही होगा। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर डजंट एक्सीड 40 लाख रुपीस। आपका टर्नओवर 40 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए। टर्नओवर अगर 40 लाख से बढ़ गया तो फिर आप छोटे नहीं हो। टर्नओवर 40 लाख से बढ़ गया तो छोटे नहीं हो। टाटा, कैसा? टाटा। एंड ये क्या लाइन है देखो, अब आपको पता चल जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी गवर्नमेंट कभी भी ऐसा चेंज कर सकती है कि अब ये जो 40 लाख था उसको हम 50 करोड़ रुपीस तक लेके जा सकते हैं। विच मीट्स अदर सच, वेरी गुड, ये विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। गवर्नमेंट फ्यूचर में, देखो मैं रिपीट करता हूं, आपको दिखा दूं, डजंट लिखा है, ठीक है ना, वापस यहां पे डजंट लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन ये भी क्या है, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कुछ नए रूल्स लेके आती है, उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने बोला ना अमेंडमेंट था, इसकी जरूरत थी नहीं। क्या लिखा है, विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स, वापस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो भी फ्यूचर में आएगी, अभी नहीं है हमारे पास। अगर होती तो यहां पे लगा देते, अभी हमारे पास नहीं है। एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशंस, वापस वही लिखा गया है कि गवर्नमेंट स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कुछ भी प्रिस्क्राइब करे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जैसे उसको बताया जाएगा। कोई डाउट है? नहीं तो उसको टाटा कर दिया जाएगा, है ना। ये पॉइंट भी आपको पता चला, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है। अगर पर्टिकुलर कंडीशन होती तो आपको क्या लगता है यहां पे आपके ऊपर दया की जाती? बिल्कुल भी दया की नहीं जाती। पढ़ो, मतलब कि अभी ये जो कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट है, आपके पास अवेलेबल नहीं है। कैन वी मूव ऑन? अच्छा, ये जो हमने पढ़ा ना वही है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बच्चे बाहर भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बैक ऑफ अ माइंड, ऐसे मत सोचना कि मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ लेकिन मेरा वॉइस आ रहा है, बाहर मेरा वीडियो चल रहा है। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वो भी कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का देख रही है लड़की, ठीक है। ट्रिब्यूनल, समझो हमारी जो कोर्ट है वहाँ पे, हमारी कोर्ट, यार हम बहुत सारे लोग हैं, कितने हैं इंडिया में, कितनी बस्ती कितनी है? 142 करोड़। हाँ चलो 150, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 142 लिखा होता, कल तक वापस 200 करोड़ हो जाती, 150 करोड़, ठीक है ना। अब देखो, रोज हम लोग कैसे झगड़े करते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी ने उनका जूता हमारे घर के आगे रख दिया, झगड़ा हो जाता है, पुलिस बुला लेते, फिर केस होता है। अब क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है? नहीं है। तो ये जो कोर्ट्स है उसमें पेंडिंग केसेस होते हैं, कितने होते हैं? हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे हम आपको बता दें, ये कोर्ट्स के हालात है, अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ठीक है ना। वैसे आपको इससे, आपको स्टडी से लेन देन नहीं है, लेकिन लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ से लेन देन है, ठीक है ना। सुनना आपको ये नॉलेज नहीं होगा, और मेरे हिसाब से ये नॉलेज आपको कोई देगा भी नहीं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में दिया है। ही इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, सुधांशु त्रिवेदी। ऐसा उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, गूगल से आगे रहते भाई साहब। जो इंफॉर्मेशन गूगल के पास नहीं होती है ना, उनके पास होती है। हम जब हमारा श्री राम मंदिर बना, श्री राम मंदिर बहुत प्राउड है हमें, सपना था हमारा, 500 साल से मतलब बन नहीं रहा था, ठीक है। उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन था, मैं नहीं बता रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने लीगली राज्यसभा में बोला गया है,
उसका रिकॉर्डिंग आपको कभी भी मिल सकता है, बिकॉज राज्यसभा में बोला गया है, ठीक है ना। इतिहास बोलेगा कि उन्होंने बोला है। अब क्या हुआ, हमारे पास सालों के दस्तावेज थे, सभी दस्तावेज है ना, कोई हिंदी में है कोई उर्दू में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस चलता है ना, दे मस्ट रीड इट इन द इंग्लिश, उसको इंग्लिश में होना जरूरी है। अभी इतने सारे दस्तावेज है, इतने सारे पेजेस है, आप समझ रहे हो, कोई दस्तावेज किस में है, उर्दू में है, कोई हिंदी में है, इतने सारे दस्तावेज है। अगर सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करना है ना, तो उसको किस लैंग्वेज में होना चाहिए। अब नाउ दे आर सपोज टू सभी डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसफर करना। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, फास्ट ट्रैक के ऊपर वो सभी डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में, सबसे पहले तो 3 साल लगे कन्वर्ट होने में, और जैसे ही ये कन्वर्ट हो गए 3 साल में, 3 साल डे एंड नाइट 24/7 काम चला था उसके ऊपर ट्रांसलेशन का। अब जैसे ही ये ट्रांसलेट हो गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई दैट वी नीड टू इसको ऑन अ डेली बेसिस हियर करो इस केस को। तो उस केस को डेली बेसिस पे हियरिंग हुआ, उसका फैसला आया, वो हमारे पक्ष में गया, उसके बाद में श्री राम मंदिर बना है, ठीक है ना। और बहुत सारा बोला गया है उन्होंने, इतना हम बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लॉ के रिलेटेड कुछ बताना चाहते थे, ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग चीज तो आपको क्या लगता है, अभी ये कंपनी टू कंपनी केस हो जाए, ठीक है ना, कोई सिविल टाइप ऑफ मैटर है, तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा तारीख पे तारीख। और वहां पे हम अगर अपने ज्यूरिडिक्शन के ऊपर, हमारी कोर्ट के ऊपर, माननीय अदालतों के ऊपर ऐसे ब्लेम करें कि यार ये लोग सवाल उठाए कि ये लोग बराबर नहीं है, कैसे, उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर एज ए ह्यूमन हमारी कैपेसिटी है, तो वहां पे जो जज साहब बैठे उनकी भी एक लिमिट है, रिस्पेक्टेड है, ठीक है ना। फिर आपको जो पिक्चरों में बताया जाता है अदालतों में, ऐसा नहीं होता है, वकील की औकात नहीं होती है, वो डॉक्टर अरे जज साहब के सामने कुछ भी बोल दे, है ना। उनका पावर होता है, सुनो कभी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चैनल है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस, वो क्या बोलते हैं उसको, केसेस होते हैं ना, सुनते हैं यूट्यूब पे, मजा आ जाएगी सुनने की, सब लाइव रिकॉर्डिंग होता है उनका। देयर आर सो मेनी थिंग्स, समझ रहे हो, आपको पता चलेगा कितना पावर होता है जजेस का, जजेस के पावर के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये हम इसलिए गए क्योंकि ट्रिब्यूनल की बात करी, इसीलिए हमारे देश में ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जिसको हमने बोलते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। अगर कंपनी केसेस है, ठीक है ना, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कोई डाउट है? तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे, कोई निचली अदालत में नहीं चले जाएंगे। अगर कोई कंपनी सिविल काइंड ऑफ डिस्प्यूट है, ठीक है ना, तो हम कहां पे चले जाएंगे, NCLT में। कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे वो होता है ना कि अगर हमें इंटरनेट पे कोई फ्रॉड हुआ है तो हम फिर वो साइबर हाँ, साइबर, ठीक, आप समझ रहे हो ना चीजों को। ट्रिब्यूनल सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लोज यू। कोई डाउट है? नहीं है। ये ऐसा क्यों? देखो, मैं जब बोलता हूं ना, इन लोगों ने बहुत एकदम तय करके डाला गया। देखो, मेरी बातें आपको हमेशा याद रहेगी, क्लोजिस के बारे में ये भी आपको याद रहेगी, ठीक है ना। मेरी एक कंपनी थी, ठीक है ना, सिग्मा टायर वर्क्स। तो मैं जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए। मुझे कोई पूरी इंडिया में कोई रबर सप्लाई नहीं कर रहा था, कंपनी तो रबर के बिना टायर कैसे बनाऊंगा, है ना। तो मैं जा रहा था सुप्रीम कोर्ट इस रास्ते से, कौन से रास्ते से, इस रास्ते से ऐसे जा रहा था। फिर मेरे को एक फोन आया कि सर गलत जगह पे जा रहा हो, NCLT है। तो मेरे को यू टर्न मारना पड़ा। क्या मारना पड़ा? उल्टा है यू, उल्टा यू है, ऐसे करके दिखा। क्या मारना पड़ा? यू टर्न मार के मुझे कहां जाना पड़ा? NCLT में। आप समझ रहे हो इसका क्लोज यू क्यों है? और ये यू टर्न मारना पड़ा ना, आप समझ रहे हो। और ये जो मेरे याद कराने के तरीके हैं ना, इसके ऊपर केस मत कर देना क्योंकि उन्होंने, जिन्होंने भी ये लॉ बनाया है, उन्होंने कैसे बनाया, कैसे क्लोजेस दिए, वो मुझे नहीं याद है, और पता भी कैसे होंगे, क्योंकि वो मैं इनविजिबली वहां पे था भी नहीं। कोई डाउट है? मेरे हिसाब से आपको ये याद रह गया, ठीक है। ट्रिब्यूनल का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और यू। क्यों? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, वहां पे जाते जाते हमें यू टर्न लेना पड़ा। नहीं जा सकते, हमें डायरेक्टली पहले तो कहां पे जाना था? NCLT में जाना था। आपको याद रहेगा? अरे मींस द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन, कौन सा?
अमेरिका का नाम नहीं लिखा है बेटा, अंडर सेक्शन 408 ऑफ एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां पे कुछ आपको दिया गया है, नोट दिया गया है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ, पता है आपको ऊपर एकदम से ऐसे हाईलाइट करके दिया गया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहां पे बिल्कुल लागू नहीं होता, ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट के लिए ऐसा कोई लाइन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यहां पे कंपनीज एक्ट क्या लागू हो सकता है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, कोई ऐसा कोई वर्ड है, कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो यूज किया गया है एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एलएलपी के अंदर, एलएलपी के अंदर कोई वर्ड यूज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? वर्ड यूज किया गया, और एलएलपी के अंदर उसकी डेफिनेशन नहीं है। कोई डाउट है? जैसे एंटिटी, मुझे याद रखना, मैंने एंटिटी का हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक है ना, और ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ते ताकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको सब आ रहा है, यू आर कंफर्टेबल विद मोस्टली ऑल द वर्ड्स। तो जिसको भी ये डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उनको सही में वो गलत है, क्योंकि वहां पे जब वर्ड्स आएंगे तब आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। एंटिटी क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, भाई पहले ही पढ़ लिया होता तो इतना सारा कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है ना। तो एलएलपी में कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है और उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर आप कहां पे जा सकते हो? कंपनीज एक्ट में जा सकते हो, बट डिफाइंड एलएलपी के अंदर कोई वर्ड यूज किया गया है और उसको एलएलपी के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द एक्ट। ये चीज आपको बताया गया है सेक्शन 2 एलएलपी के एलएलपी एक्ट के अंदर बोला गया है ऐसा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर। कोई डाउट है? नहीं है। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो यहां पे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई, डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेबल नहीं है, अगर बोला जाए तो बात अलग है। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी 16 है, इस पेज के ऊपर हम, जरूरी नहीं है, ये पेज के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे तो चलेगा, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं जहां पे इन सबको समझाया गया है, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए आपको अगर कोई न्यूमेरिक्स की जरूरत है तो आप बना लेना, ठीक है ना। न्यूमेरिक्स मतलब वो जो हम बनाते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, ऐसे कुछ मतलब सेट कर देना होता है, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सेम, अगर आपको बनाना है तो मैं आपको बना के नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अभी मैंने कोई बनाया नहीं है। जैसे मैंने वो यूटर्न वाला बनाया था ना, समझ रहे हो, वैसे वो तो अभी लेटेस्ट में बनाया था, वो टाटा वाला कल बनाया था। कैन वी मूव ऑन? ओके, क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। चलो ठीक है, रीडेबल है क्या? श्योर। हम आपको बता दें ये बेयर एक्ट है, जस्ट अ रिमाइंडर, मेरे जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में बैठे हैं उनको पता है, ठीक है ना, कि ये क्या है। इनको पता है बेयर एक्ट है, आपको भी पता चली गया होगा, बराबर है। और इंतजार रहेगा आपका रेगुलरली मेरे लेक्चर देखने का, बिकॉज बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, इतना डिटेलिंग में कोई नहीं जाता। अगर आप मेरा एलएलपी पढ़ रहे हो, चलो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद में आपका पढ़ने का, मेहनत का वक्त कम जाएगा। दूसरे को स्पीड में पढ़ो, उसके बाद में रीडिंग टाइम ज़्यादा लेंगे। चलो ठीक है, सेक्शन 3 है ये, क्या है? एलएलपी का सेक्शन 3 है। हम क्यों आए आप थोड़ी देर बाद डिसाइड कर लेना। और ये सेक्शन 4 जो अभी हम पढ़े, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, डन, डाउन एंड डस्टेड। सेक्शन 3 के अंदर 1 2 3 सब सेक्शन,
A limited liability partnership is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from its partner. Separate legal entity. एंटिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंटिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के अंदर 21K। चलो ठीक है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन आप लास्ट ईयर एलएलपी में भी पढ़े हो, कंपनीज एक्ट में भी पढ़े हो, ठीक है ना। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल सक्सेशन, वो मतलब मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से हमें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो उसके एग्जिस्टेंस है वो भी चालू रहेगा, उसके जो अधिकार है वो भी रहेंगे और लायबिलिटी है सेक्शन 3 पे मैं क्यों लेके गया, हम याद रखना। सबसे पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कैसा है, यहां पे बहुत कुछ चीजें निकल के आ गई यहां से। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो तो देखो सेक्शन 3 से आपके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स निकले। यहां से उनका एलएलपी के जो पार्टनर्स है, ठीक है ना, और वो दोनों का संबंध नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनर्स और एलएलपी अलग अलग है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कैसा है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक परपेचुअल सक्सेशन। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया सेक्शन 3 से, कहां से, सेक्शन 3 से, एनी चेंज इन द पार्टनर्स, पार्टनर बदल गया लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ अ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द। हम सेक्शन 3 में क्यों गए थे पता चला, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या आपको नहीं लगता सेक्शन 3 का उल्लेख होगा वहां पे, होगा ना, कायदे से होगा। देखते कहां कहां पे है। हमें एज एंड वेन जब भी बैरेट की जरूरत पड़ेगी, एक बार हम वहां पे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा सेक्शन 3 में क्या क्या लिखा था। सेक्शन 3 में अब नहीं जाएंगे हम, ठीक है। देखो यहां पे सेक्शन 3 है, कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन में भी सेक्शन 3 लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देते तो भी चलता, हम देख लिए। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी है, देखो सेक्शन 3 के हिसाब से ही लिखा गया है, ठीक है ना, कोई डाउट है, हम पढ़ लेते हैं। अ काइंड ऑफ प्लेन रीडिंग जैसा भी हो सकता है, सब कुछ हमें पता चलता है, ठीक है ना। वी आर मोर देन इंटेलिजेंट, कैसे, मोर देन इंटेलिजेंट। सबसे पहले तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सबसे पहला सेक्शन 3 में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिला तो क्या मिला, सबसे पहला, कोई डाउट नहीं है ना, सबसे पहला एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अगर आपको याद है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज डी में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन मिला था, ठीक है ना, तो उसका उल्लेख बनता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज डी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, है ना, प्रोवाइड्स दैट, हमें बताता है दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, है ना, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। कोई डाउट है सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 क्या बोलता है, क्या हमें मेंशन करना जरूरी था, हाँ जरूरी था। सेक्शन 3 क्या बोलता है, ऑफ द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट एलएलपी इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स एंड शैल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स मिला, ये सेक्शन 3 में लिखा था, उसको उठा के लेके आए अपन, है ना। Therefore, any change in the partners of the LLP shall not affect the existence rights। और मैं वापस बता देता हूं, अगर ये पोर्शन यहां पे नहीं लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आ रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का वाला पूरा क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक, आपको मैंने बोला था ये पे निकालने को। सर मैंने लाइक पेपर्स दिए पार्ट मेरे को समझ नहीं आया, उसमें मिल नहीं रहे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, वैसे नया है ना, इसीलिए वो भी ठीक है, थोड़े जैसे जैसे फ्यूचर होगा हम आगे आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। और फिलहाल तो मैं एक ही सब्जेक्ट कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए इस साल हम अभी क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करवाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है कोई, अभी पता चला ना। आप अगर इस लाइन को नहीं लिखो क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे आ रहा है,
और सेक्शन 3 में ऑलरेडी जो आता था हमने बता दिया, वैसे वहां पे बनता है लाइन, सेक्शन 3 में लिखा गया है बॉडी कॉर्पोरेट है वो, ठीक है। तो अब लिखो तो वेल एंड गुड है, लिखो तो कैसा है, वेल एंड गुड है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज्ड, ये तो हमने पता ही है। of the provides that a LLP is a body corporate formed and incorporated under this particular act। सेक्शन 3 क्या बोलता है, LLP Act provides that LLP is एकदम लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम its पार्टनर्स, सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स एंड shall have perpetual succession। और उसका सक्सेशन कैसा हो, पर अरे वो कैसी है, परपेचुअल सक्सेशन फॉलो करती है। देयरफॉर कोई भी पार्टनर के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए, LLP shall not of LLP it shall not affect its existence, rights and liabilities। ना एग्जिस्टेंस में कुछ फर्क पड़ेगा पार्टनर्स के अंदर चेंज होने से, है ना, चेंज इन द पार्टनर्स। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLP shall not affect the existence, LLP का एग्जिस्टेंस वो चालू ही रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन है, उनके अधिकार भी ऐसे के ऐसे रहेंगे और लायबिलिटीज भी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कोई डाउट है, मैं आगे बढ़ूं कि उसको चिंगम की तरह खींचूं, आगे बढ़ूं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, पार्टनर्स मरता है, ठीक है, छोड़ के जाता है, कुछ भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द LLP कैन कंटिन्यू, द LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। अभी सेक्शन 3 में ऐसा ही कुछ लाइन था, ठीक है ना। अब वो बंदा मर जाए, इंसैनिटी याद है आपको, पागल हो जाए, हाँ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी। LLP की बात कर रहे हैं हम, LLP किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ऑन इट्स ओन नेम, कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है ऑन इट्स ओन नेम, पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगी, है ना। और LLP की लायबिलिटी कितनी है, टू द एक्सटेंट ऑफ द असेट्स दैट इट होल्ड्स, ठीक है ना। तो फिर वो पार्टनर के नाम पे क्यों लेगी, ठीक है ना। परपेचुअल सक्सेशन है, द LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, ठीक है ना। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी। डिग्री ऑफ पार्टनर्स, क्या, डिग्री ऑफ पार्टनर्स, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, वो आगे पीछे हो गया मेरा, डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। आपने मैथ्स का बुक देखा था ना, आपने मैथ्स का बुक देखा था ना, वो मतलब चीतर डालने का है। चीतर मतलब पूरी बुक में हाइलाइटर यूज नहीं करना है, जहां जहां जैसे याद रखना है वहां पे लिख रख देना है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पार्टनर्स हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP, है ना। डिग्री ऑफ पार्टनर्स हैज नो इंपैक्ट ऑन LLP, existence of LLP। LLP is capable of entering into contracts and holding property in its own name। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन में 3 लाइन थी, हमने तीनों लाइन को निभा दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही में सेक्शन 3 में लिखा है ऐसा, सेक्शन 3 में लिखा था ना ऐसा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर अलग, LLP अलग। सेक्शन 3 ऑफ बताया हमने, Section 3 of LLP Act provides that, Section 3 of LLP Act provides that a LLP is a body corporate, a LLP is a body corporate formed and incorporated under this act। वापस लिख रहे हैं हम ये लाइन, ऊपर ऑलरेडी मेंशन करके बैठे हैं ना, सेम लाइन है। and is a legal entity, and is a legal entity from that of its partner, separate from its partner। कोई डाउट है? The LLP is liable to the full extent, ये कब से वही तो कर रहे हैं हम, क्या इस लाइन को हम 2 दिन से, अब देखो हमारे साथ पढ़ने का यही फायदा है, वो लाइन मतलब ऐसे अपने आप को फॉलो करती है, ठीक है ना। The LLP is liable, हाँ लाइबिलिटी है, कितनी, टू द फुल एक्सटेंट, ये वर्ड को तो हम हैवी लोड यूज करते हैं। The LLP is liable to the full extent of its, उसकी जितनी असेट है, हमने तो क्या बोला था, हम जब पढ़ा रहे थे, एशियन पेंट को भी निकाल के बेचना है, बोला था ना, 500 रुपए भंगार के आएंगे वो भी दे देना है।
बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी, जितनी कैपिटल है उतनी, बट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने अग्रीड किया है ना कि मैं 10 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, वैसे स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी में 25 लाख कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी, वहां पे भी कंट्रीब्यूशन ही था, यहां पे भी कंट्रीब्यूशन है, एग्रीड कंट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी शैल बी द, अरे वाह, दूसरी भाषा में अगर बात करें, जो क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी है वो उनके लिए पार्टनर्स लायबल नहीं है, सिर्फ एलएलपी ही लायबल है, ठीक है ना। अगर वो कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, एलएलपी बंद हो रही है, ठीक है ना, तो कौन जवाबदार, एलएलपी जवाबदार, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई पार्टनर का डूबा, पैसा डूबा, तो कितना, अग्रीड कंट्रीब्यूशन। और ये इसका ये फायदा है, इसीलिए पता है प्रोफेशनल, जैसे आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और आपको कोई बंदा बोले चल मेरा पार्टनर बन जा, है ना, एक तो आपके पास पैसे ज़्यादा है, और हाँ पार्टनर बनना है आपको, तो आप डरोगे यार अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मैं तो फंस जाऊंगा, इसने कुछ लफड़ा कर दिया, म्यूचुअल एजेंसी है ना, हाँ आप समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एक उसका ड्रॉबैक था पार्टनरशिप फर्म का, तो कोई भी बंदा पार्टनर बनने से डरता था। लेकिन यहाँ पे कैसा है, कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको ऐसे ऑफर आया यार मैं एलएलपी फॉर्म कर रहा हूँ, क्या तुम पार्टनर बनना चाहोगे, ये पॉइंट है नीचे, इसलिए मैं वेल इन एडवांस बता रहा हूँ। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट नीचे है ऑलरेडी, कल भी था, परसों, लेकिन वहाँ पे हमने इतना हैवी लोड भार नहीं दिया था। कोई डाउट है, क्यों, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, उसको बोला गया तू 10 लाख रुपए लगा दे, तो उसकी लायबिलिटी कितनी रही, 10 लाख रुपए की, वो उससे ज़्यादा लायबल है नहीं, ठीक है ना। फिर से पढ़ लेते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पहला लाइन सेक्शन 3 ऑफ द एलएलपी प्रोवाइड्स दैट द एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। एकदम नेचुरल लाइन है, अगर पढ़ोगे तो क्या है, एकदम नेचुरल लाइन है। द एलएलपी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स बट द लायबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर, लैंग्वेज में इधर उधर कर सकते हैं, सही बोल रहे थे हम, इज लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। इस पर्टिकुलर एलएलपी में उनका जो एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से वो लायबल है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी आर द क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी अलोन। कोई डाउट है, नहीं है। इसको 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, आप डिट्टो छाप के आओगे। कोई डाउट है मोनिका जी, आप भी कर लेना इनको। नहीं, आज ही इसका टेस्ट दे देना। ये एलएलपी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके में है। अच्छा, तो ये तो 5 मार्क फिर पूरे लेके आने हैं इस बार, तो 5 होगा, 5 तो होगा। 5 अभी से डर 35 बाकी। इस बार तो मुक्का बुला दिला है, एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, जैसे वो अकाउंट में होता है, फायदा हुआ ना, हाँ हद से ज़्यादा हुआ, कुछ ज़्यादा है, तो इट टेक्स टाइम। ये नया था, फिर भी चलो ठीक है, हो जाएगा, वो अपने आप को प्रूव कर लेंगे। हम प्रूव करना पड़ता है हमें, अगर हम जिंदा है ना, हम जी क्यों रहे, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम भी कुछ है, उसी में तो मजा है, एक आग होनी चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, अच्छा म्यूचुअल एजेंट है कि नहीं है, म्यूचुअल एजेंट है कि नहीं है, उसी मुद्दे पे आना है ना। और यहां पे सेक्शन के साथ बात नहीं कर रहे हम, तो वो एक थोड़ी सी अच्छी सी बात है, ठीक है ना। म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर ऑथोराइज्ड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो तो उसकी मंजूरी है ना,
आप समझ रहे हो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव? अगर ऑथोराइज्ड है तो भाई दूसरे ने भी साइन किया हुआ है, मतलब दोनों की मंजूरी से, तो दोनों लायबल है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट कोई पार्टनर अपने तरीके से कोई बिजनेस डील करके आता है और वो गलत हो गई, रॉन्गफुल हो गई, उसके लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर पार्टनर ने दूसरे पार्टनर्स को पूछा नहीं था, है ना? नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट। एक तो पहले खुद ब खुद करके आ गया, है ना, किसी को पूछा नहीं। इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन है और अनऑथोराइज्ड डिसीजन है यानी एक्शन है, कोई हरकत करके आया है ऑफ द दूसरा पार्टनर। थस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर सील्डेड। बाहुबली देखा है ना, वो आगे खड़े रहते हैं, वो सील्ड लेके ऐसे करके पूरा सेब बनाया था, है ना? हाँ, ओवर एक्टिंग। चलो मेरी बात कर रही है, अच्छा चलो, मुझे तो नारियल के झाड़ जैसे शील्ड लेके महल के अंदर आकर चलो ठीक है। आर सील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस और मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन। हर एक उसकी जो इंडिविजुअल था उसके लिए शायद एलएलपी बाइंड हो जाए, उसके लिए एलएलपी बाइंड हो जाए, लेकिन दूसरे पार्टनर्स नहीं। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये कैरेक्टर की वजह से प्रोफेशनल्स, पैसे वाले लोग, इवन डॉक्टर, कोई भी बड़ा बंदा, लॉयर एंड एडवोकेट ही होता है, ठीक है, कोई भी बड़ा बंदा जिसके पास हद से ज्यादा पैसा है, वो भी एक पार्टनरशिप फॉर्म जैसी चीज में आ जाए। क्या बोला? पार्टनरशिप फॉर्म जैसी, जिसको हमने बोला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये उसका कैरेक्टर, ये म्यूचुअल एजेंसी वाला। एक तो नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। थस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर सील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में, ऑल पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन। नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। कैन वी मूव ऑन? एलएलपी एग्रीमेंट की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें? ठीक है, अगर एलएलपी एग्रीमेंट की अगर आप बात करोगे ना, तो हम शेड्यूल 1 पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एलएलपी एग्रीमेंट कर रहे हो और वहां पे किसी चीज का एब्सेंटिज्म है, आप कुछ लिखना भूल गए हो, हु इज इट? एलएलपी एग्रीमेंट, इसके इस शेड्यूल 1 पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? शेड्यूल 1 में ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? वो म्यूचुअल राइट्स के बारे में एक सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, बाकी इसके लिए एक सॉन्ग बनता था, ठीक है ना, कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, या तो फिर एग्रीमेंट है और कुछ बातें लिखी नहीं गई है, उसके लिए हम किसको फॉलो करेंगे? शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगे। याद है, हमने आपको बताया था शेड्यूल 1। इसीलिए जो पहले वाला जो लेक्चर होता है ना विवेक, वो जरूरी होता है। फिर सेकंड वाला लेक्चर होता है, बच्चों को हमेशा बोरिंग लगता है। अरे चल सर इसको हटाओ ना, मेन मुद्दे पे आओ बेटा। वो अब शेड्यूल 1 को ढूंढ, जो डायरेक्टली ये लेक्चर पढ़ना चाहता है ना, अब क्या ढूंढ? शेड्यूल 1 को ढूंढ। ये क्या होता है? पहले पेज पे मिल जाए। ठीक है, चलो। और जैसे मैं बता दूं, ये इसको मैं पहले ऐसे गुजराती मीडियम स्टूडेंट, इसको स्केड्यूल पढ़ता था। स्केड्यूल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, बड़े मतलब देखो, बड़ा होना इट इज नॉट लाइक एज, इट इज मैच्योरिटी। क्या? तो जैसे जैसे मैच्योरिटी, द हाइट ऑफ मैच्योरिटी अचीव करते गए, अभी भी इतने मैच्योर नहीं है सर, बाल सफेद हो गए, टकलू हो गए, फिर अरे यार, जब तक मरते नहीं है ना, तब तक हम सीखते जाते, मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है ना। जब मर गए, लेट गए, बाद में मैच्योर होना खत्म, तब तक हम हमेशा बड़े होते रहते हैं, है ना। मम्मी बोलती है आटलो मोटो से समझतो नहीं,
मुझे ये पता ही नहीं चलता मैं कब बड़ा हो गया, ठीक है ना। मेरा भाई हमेशा छोटा रहता है, मेरा छोटा भाई अक्षय, वो हमेशा छोटा ही है। अभी वो भी 38 साल का है, ऑलमोस्ट 39 ईयर्स का है, लेकिन वो छोटा है और मैं उससे 2 साल बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं। अरे इट्स ओके, इट्स पार्ट। मैं जब 9 साल का था तभी भी मैं बड़ा था, और वो जब 7 साल का था तभी भी वो छोटा था, ठीक है ना। अब मैं 40 का हूं और वो ऑलमोस्ट 38, ठीक है, फिर भी मैं बड़ा हूं। हाँ चलो, फिर भी वो छोटा है। कैसा है? एज कंपैरिजन टू यू। बट क्यों? चलो ठीक है, अभी वो पहले जैसे ही जीत करता है, पहले फुग्गे की जीत करता था, अभी आईफोन की जीत करता है, ठीक है ना। बोलता है बैंकॉक जाना है, जीत पूरी करके भी आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। छोटा है वो, क्या है? छोटा है, मेरे से तो छोटा है ना, तो उसकी हर एक जीत पूरी कर दिया जाता है। कोई डाउट है? अच्छा, LLP एग्रीमेंट, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। म्यूचुअल राइट्स, अभी अधिकार होंगे तो ऑब्लिगेशंस भी आएंगे, जवाबदारी भी होगी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज साथ में आता है। ऑफ द पार्टनर्स, पप्पा से प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे अभी रेमंड का चल रहा है ना, सिंघानिया फैमिली का। रेमंड पता है, सिंस 1925। वो कौन है? कपड़ों का ब्रांड। अरे यार, रेमंड है ना, यहां पे ऐसा लिखा होता है सिंस 1925। अगले साल 100 साल हो रहे हैं भाई साहब को। कितने हो रहे हैं? 100 साल का पूरा होगा। ये जिसने स्थापी ना, सिंघानिया साहब ने। सर ये ऐसा हो गया, आज सुबह में एक रील देखी, नहाते तो उसमें एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे इंग्लिश का एग्जाम था। उसमें वो मीडिया वाले पहुंच गए, पूछ रहे इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो। इंग्लिश के एग्जाम, ऐसे हम नहीं, सीए का एग्जाम होता है तो आप बाहर बैठे हो तो आपको अकाउंट का ही स्पेलिंग पूछ लिया जाए, ऐसा हो गया। किसी को इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक लड़की को पूछा पॉलिटिकल साइंस का, तो बोले POLICI। क्या बोल रही हो दीदी? आपको देख के हमारे पैर कांप रहे हैं, देखो नॉनसेंस। गुस्से हो गई दीदी। अच्छा, हम सिंघानिया की बात कर रहे हैं। ये जो अभी छोटे सिंघानिया है ना, अभी उन्होंने अपनी बीवी को भी निकाल दिया है और अपने पापा को भी निकाल दिया है घर से, ठीक है ना। जिस भाई साहब ने रेमंड को स्थापा, बाप बोलते, रेमंड का बाप बोलते जिसको, उसको घर से निकाला उसके बेटे ने। अब ये रेमंड उसके लड़के का है, तो वो बंदे ने क्या सिर्फ राइट्स, अधिकार ही लिया अपने बाप से। ड्यूटीज, अपने पापा को संभालने की जो ड्यूटीज है वहां पे वो फेल हो गया, ठीक है ना। तो गूगल कर सकते हो आप रेमंड के बारे में। हम आगे बढ़े। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विथ इन LLP आर गवर्न बाय, जो म्यूचुअल राइट्स है, अधिकार, ये कहां पे बताए जाएंगे? एग्रीमेंट होगा इन लोगों के बीच में, ये उसके हिसाब से चलेगा। आर गवर्न बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है ना। द LLP Act 2008 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइस, है ना। द LLP Act 2008 प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर्स टू प्रिपेयर द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। अपने हिसाब से बना सकते वो एग्रीमेंट, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है, डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं हम। लैंग्वेज जहां पे एक नया वर्ड आया वो मैंने बता दिया आपको। अब क्या हो गया? इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? देन म्यूचुअल राइट्स है तो फिर ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस भी आएगी। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी डिसाइडेड, या तो गवर्नड, यहां पे अगर आप गवर्न यूज किया है, कहां है? गवर्नड बाय शेड्यूल 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, यानी LLP Act 2008। कोई डाउट है? कोई डाउट है? जी हाँ, कोई डाउट है? नहीं है। आप वहां पे प्रिपेयर लिख सकते हो। LLP agreement, mutual rights and duties of the partner within an LLP are governed by an agreement between the partners. The LLP Act 2008 provides flexibility to the partners to prepare the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by Schedule 1.
कोई डाउट है? वो तो हमने पहले ही बता दिया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अब तक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। सबसे पहला घिसा पीटा, बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा वाला भी घिसा पीटा, परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा वाला सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा वाला म्यूचुअल एजेंसी। पांचवा वाला वेरी गुड। हम आगे बढ़े? क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? जा रहा है। देखो ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कैसा है? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, परपेचुअल सक्सेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, म्यूचुअल एजेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्रीमेंट एलएलपी एग्रीमेंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई डाउट है? नहीं है ना? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ये। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अगर ये टर्म नहीं पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 11th में अकाउंट में पढ़े हो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, 11th के अकाउंट में पढ़े हो। कोई डाउट है? आर्टिफिशियल लीगल बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर बैंक हमसे पैसा ले रही है, हमारे ऑन हवर भी आप किसी और से ले रही है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। क्यों? पर्सनल अकाउंट का रूल क्यों लगाया था? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कोई डाउट है? एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना? बाय एन वो यार कभी कभी लीगल वर्ड बोलता हूं ना, ऑटोमेटिक इलीगल आ जाता है, पता नहीं, क्योंकि बहुत लीगल काम करता हूं। ऑपोजिट, बाय अ लीगल प्रोसेस एंड इट इज, अरे कपड़ा, ओके, उसको कपड़े पहनाए गए हैं विथ ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। उसको हर एक अधिकार प्राप्त है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जब मरता है तो उसको जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है, उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या उसकी शादी होगी? नहीं होगी। मतलब कि इसके हमें खर्चा नहीं होगा, इसकी शादी में जाना नहीं पड़ेगा, है ना? क्या इसका मुंडन होगा? नहीं होगा, है ना? क्या आपको लगता है 14 फरवरी को, क्या आपको लगता है 14 फरवरी को ये किसी को लव लेटर लिखेगा? नहीं होगा। इसको एक व्यक्ति के अधिकार के लिए विथ ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जितने भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, इसको अधिकार प्राप्त है। इसको कौन से कपड़े पहनाए गए? अधिकारों के कपड़े पहनाए गए हैं। ठीक है ना? राइट्स है तो ऑब्लिगेशंस भी समझ लो। कोई डाउट है? और इसको जेल नहीं भेजा जाएगा, है ना? सही है ना? इट कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स वो ये नहीं कर सकता। क्या? इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, कैन नॉट टेक एन ऑथ, कैन नॉट मैरी और गेट डिवोर्स, नॉर कैन इट प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन, है ना? इसको हमारे जैसे एडुकेटेड लोग लर्नेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि इसको अलग तरीके से बोलने जाएंगे तो कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम एडुकेटेड लोग, कैसे? एडुकेटेड लोग इसको लर्नेड बोलेंगे। और ये लर्नेड प्रोफेशन सीए भी नहीं बन सकता। और इस लिस्ट में आप कुछ भी ऐड करना चाहो, कुछ भी मतलब इसके रिलेटेड, तो ये इसको बना सकते हो। एलएलपी एक इनडिविजिबल, अरे भाई इनविजिबल है वो। ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, डाल्टन का कोई थियरी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? दैट डाल्टन ने थियरी दिया था, एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, सॉरी, साइंस से आपको कुछ लेन देन नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। एलएलपी इज इन, सॉरी वो क्या है, केमिस्ट्री के भी बहुत लेक्चर लेते हैं तो वो इंडिविजिबल आ जाता है, लेकिन इनविजिबल है। कैसा है? इनविजिबल है। सिग्मा सर, वन एंड ओनली। इंटेंजिबल, अदृश्य, अरे अमर, कैसा?
ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा कुछ लिखा है, अच्छा अमर है लेकिन इट कैन बी डिसॉल्व बाय लॉ अलोन। टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ। अच्छा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ, बढ़िया है, बट नॉट फिक्टिशियस, अनरियल। है ना, ठीक है, एज इट रियली एग्जिस्ट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। LLP is an artificial legal person because it is created by a legal process and is clothed with all rights of an individual, ठीक है ना, it can do everything which any natural person can do except आप अपने हिसाब से वहां पे जो भी लिखना चाहो लिख देना विद इन अ लिमिट ऑफ एग्जामिनेशन। एनी डाउट्स, इंटर के स्टूडेंट हो और आपको पता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास करके बैठे हो, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। LLP इज इनविजिबल, खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। डीरी मतलब क्या जिया, वो डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, वाओ। कॉमन सील कंपनी चाहे, सॉरी LLP चाहे तो रख सकती है, नहीं चाहे तो नहीं रख सकती, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा वाला क्या था, परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा वाला सेपरेट लीगल एंटिटी, SLE, ठीक है, चौथा वाला म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है MA माँ, LLP एग्रीमेंट, पांचवा वाला, छठा वाला अब भी पढ़ा आर्टिफिशियल। लीगल पर्सन। देखो जैसे पांचवा वाला LLP एग्रीमेंट है ना, हाँ, तो वो छठा वाला क्या है, LLP ALP है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है ना, ठीक है। अभी वाला ही भूल जाते हैं हम, हाँ, हमारा आदत होता है, लेटेस्ट में जो आता है ना उसे भूल जाते हैं। सातवां वाला कौन सा वाला, सातवां वाला कॉमन सील CS, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कॉमन सील क्या होता है, एक कॉमन सील होता है, आप पढ़ चुके हो, और आपकी फाउंडेशन में बुक में तो ऐसे सिक्का भी था उसका, कॉमन सील का, अगर याद हो तो, फोटो में था, ऐसा बाजू में फोटो था, कॉमन सील जहां पे लिखा था ना शायद बाजू में फोटो था। अरे LLP में नहीं, कंपनी सेक्ट में फोटो था उसका, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फोटो था, याद थे आपको, कॉमन सील का ऐसे सिक्का था ऐसे करके, कोई डाउट है नहीं, हाथ नहीं था वो, कुछ ऐसे करके था, सर्कल सा था ऐसे, हाँ स्टैम्प जैसा। हाँ। अब LLP being an artificial person can act through its partners and designated partners, तो उसके नीचे कौन पार्टनर साइन कर सकता है, डेजिग्नेटेड। अभी ये एक्चुअली डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में हमें चर्चा विचारणा करना बाकी है ना, कोई डाउट है, क्योंकि हमें जब वो डेफिनेशन के बारे में बताया गया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसको बोला सेक्शन 7 में आप शांति से चर्चा कर लेना, तो हम उसके बारे में सेक्शन 7 में ही शांति से एकदम चील मार के चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, LLP में है वो कॉमन सील, अगर वो डिसाइड करती है कि हमारा कॉमन सील हो तो हो सकता है, इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, मतलब एक, अगर उनको कॉमन सील चाहिए वो रख सकते हैं। कहां पे लिखा है, सेक्शन 14 क्लोज C में, कोई डाउट है जो कॉमन सील है वो 14 सेक्शन 14C में बताया गया है, कोई डाउट है नहीं है। Thus it is not mandatory for LLP to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated पार्टनर। देखो ये क्या लाइन लिखा है, जैसे ये मेरा कॉमन सील है, ये क्या है, ये नहीं है, बॉटल है पानी का, समझो ये एक ऐसा समझना है, ये कॉमन सील है। अब ये कॉमन सील क्या LLP में एवे ही कहीं और जगह पे पड़ा होगा, नहीं, ये कॉमन सील किधर गया, अगर है, अगर कॉमन सील कंपनी में है, LLP में है, इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, जो रिस्पॉन्सिबल है, एवे ही किसी को 5 दिन के लिए ऐसे, भाई तू रख 5 दिन तेरे पास रहे, खुश हो, ऐसे नहीं, कॉमन सील है वो किसी रिस्पॉन्सिबल कस्टडियंस के पास रहना चाहिए, कस्टडियन जो उसका ध्यान देख रेख रख सके। एट द सेम टाइम अगर इससे मेरे को कॉमन सील से ऐसे ऐसे थप्पा मारना है, इट शुड बी एटलीस्ट
इट शुड बी अफिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की प्रेजेंस में ही उसका सिक्का लगना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ये कॉमन सील है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन एलएलपी की लायबिलिटी तो टू द अमाउंट्स ऑफ इट्स असेट्स। और अगर आप उसके पार्टनर हो तो आपको एक्चुअली उसके अंदर इंटरेस्ट है ना, तो आपकी एक गलती से आपकी पूरी की पूरी एलएलपी बर्बाद हो जाएगी। और देखो हमारा तो क्या है, हमें 2 रुपए का मतलब चॉकलेट भी नीचे गिर जाए ना तो हमें दर्द होता है, तो एलएलपी हमारी ही होती है। अगर वो बंद हो गई आपकी गलती से तो क्या आपको दुख नहीं होगा? हद से ज्यादा दुख होगा ना। सही बोल रहे हैं ना हम? कोई डाउट है? तो कुछ रूल्स तो होने चाहिए। अगर एलएलपी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एलएलपी may have a common seal if it decides to have one according to section 14 clause C। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। Thus it is not mandatory for a LLP to have a common seal, लेकिन अगर है तो it has to be in the custody of some great official। ठीक है ना? It shall remain under the custody of some responsible official and it should be affixed in the presence of at least 2 designated partners of the LLP। कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो जिया। LLP is a body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट पहला वाला, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एसएलई, म्यूचुअल एजेंसी, एमए माँ, LLP एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कॉमन सील सीएस। ठीक है ना? बढ़िया है। क्या हम आगे बढ़े? देखो पहले वाला बीसी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। चौथे पे माँ है, मम्मी है ना, माँ, म्यूचुअल एजेंसी। और 7वें पे क्या था? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉमन सील। ठीक है ना? कोई डाउट है? बीच के हमें याद है, बीच के हमें याद है। दूसरे पे क्या था? पीएस। ठीक है। तीसरे पे क्या था? एसएलई। 5वें पे क्या था? एलएलपी एग्रीमेंट। और यहां पे क्या था? छठे एएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पहला बीसी, चौथी मम्मी माँ, 7वां सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉमन सील। 8वें नंबर पे खुद है ना, खुद लिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी आपको पता है ना, एलएलपी की नहीं होती है, पार्टनर्स की होती है ना। कोई डाउट है? नहीं है। एवरी पार्टनर, 8वां क्या है? लिमिटेड एलएल है ना, वो ठीक है बाद में बताएंगे। एवरी पार्टनर आप समझ गए होंगे। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी का फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कैसा? हर एक पार्टनर बिजनेस के पर्पस के लिए वो एलएलपी का एजेंट था, है और रहेगा। ठीक है ना? बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। सेक्शन 26 में इसको बोला गया है वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है, बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई डाउट है? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट नहीं है। यहां ये चीज आपको कहां पे बताई गई है? सेक्शन नंबर 26 में बताई गई है। ठीक है ना? द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स will be limited to their agreed contribution in the LLP. Such contribution may be of tangible assets और tangible और intangible nature और both। और उनका contribution tangible भी हो सकता है, intangible भी हो सकता है, या तो फिर tangible और intangible दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है ना? ये लैंग्वेज आपको पता चल रही है, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो। tangible और intangible, tangible and intangible आप पता है ना, यूनियन और वो इंटरसेक्शन। बहुत तगड़ी बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ ठीक है। नहीं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सॉरी नहीं, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि आपके
एवरी पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी है, एकदम इजी जाएगा, ठीक है ना। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ द एलएलपी। सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, बट नॉट ऑफ द पार्टनर्स। ये चीज आपको सेक्शन नंबर 26 में बताई गई है, आपको याद रखना है ना, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। और ये जो कंट्रीब्यूशन की आप कब से बात कर रहे हो, सच कंट्रीब्यूशन मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल और बोथ, है ना, कोई डाउट है नहीं है। कैन वी मूव ऑन। हाँ, ये आया वो चीज, ये वो चीज आया जिसके ऊपर हमने पहले चर्चा करे थे। द प्रोफेशनल लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल आर ऑफर्ड टू ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। Hence the LLP Act provides an avenue मतलब एक ऐसी जगह दिया गया उनको for this professional to enter into LLP firms which restrict their liability to the agreed amount. This has encouraged professional to form LLP. Any doubt? नहीं है। Can we move on? चलो ठीक है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हमने, मेरे हिसाब से हमारे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से हो गई है। अब किसी भी दिन उसका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिक्स के अलावा हमें याद है, ठीक है ना। उसको याद, वो मतलब कोई चीज़ पर्टिकुलर फॉर्म में हमने याद नहीं किया, अभी ब्लैंकली हमने ब्लाइंडली 8 याद कर दे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हम ट्राई करेंगे और 8 को कवर करने की, खत्म करने की, क्योंकि ईजी है। कैसे है, वाह, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, धंधा चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा। द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द एलएलपी, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर कोई लीगल कंप्लायंसेस है ना, कंप्लायंसेस है, उसको, उसके लिए कौन जवाबदार है, सिर्फ डेजिग्नेटेड। अगर आपको एलएलपी का बिजनेस मैनेज करना है, एवरी द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंड, अगर आप एलएलपी के पार्टनर हो तो आपको एक टाइटल मिल जाता है कि आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। कोई डाउट है नहीं है। जरूरी नहीं है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ही मैनेज करेगा। एवरी पार्टनर, द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी। लेकिन अगर कुछ लीगल हो गया, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। कोई डाउट है नहीं, आर यू श्योर, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े, एज इजी एज हेल, ये भी अगेन इजी है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, सॉरी, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके प्रोसीजर है, जो अगर दो कम से कम 2 पार्टनर है, उसमें से एक मर गया तो फिर एलएलपी का क्या होगा, हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अभी उन चीजों के ऊपर हम चर्चे नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो टाइम लिमिट ना, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वैसे आप जो बच्चे हो वो फाउंडेशन में तगड़ा वाला एलएलपी पढ़ के आए हो, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा। एंड सेल ऑल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में भी 2 चाहिए, है ना। अब इसके ऊपर भी बहुत चर्चे करने हैं हमें, हद से ज्यादा चर्चे करना है, वो भी डिटेलिंग में करेंगे, टेंशन मत लो। ऑफ whom एटलीस्ट 1 shall be रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने बोला ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर हमें चर्चे करने हैं और करने हैं, तो ये सब बातों के ऊपर हमें चर्चा करना है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हो, तो अगर पार्टनर्स की बात आती है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की भी बात होगी, ठीक है ना। देयर शुड बी एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड एंड सो 2 पार्टनर्स एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और उनमें से एटलीस्ट एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनमें से एटलीस्ट एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द पार्टनर्स इन द एलएलपी। एलएलपी में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, मैक्सिमम लिमिट नहीं है ना। मैक्सिमम लिमिट है कहां, उन्होंने कहां बोला कि आप नहीं 1 लाख पार्टनर्स नहीं रख सकते, रखा है क्या, अपर लिमिट रखा ही नहीं है, ठीक है ना। जिया क्या क्या था बेटा पहले वाला, बॉडी कॉर्पोरेट,
फिर उसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर म्यूचुअल एजेंसी, फिर एलएलपी का एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, फिर लिमिटेड लायबिलिटी, फिर मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएलपी। वेरी गुड, 10 याद है, क्या बात है। इसको लिख डालना घर पे जाके। मोनिका याद है? ठीक है, वेरी गुड। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। जी हाँ, मैं चालू है बोल रहा हूँ। मैं फाउंडेशन में जैसे पढ़ाता था, मैं अभी भी वैसे ही पढ़ाता हूँ। मेरा फोकस फाउंडेशन में भी तेरे पर ही था, मैंने मेरा फोकस चेंज नहीं किया है। मैं जिसको पहले पूछता था अभी भी उसी को पूछता हूँ। कोई डाउट है? हम कभी चेंज नहीं होते। हम आगे बढ़े। अच्छा, ये लोग, ये भी बड़ा इजी है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए धंधा करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। देखो ये फोटो को याद रखने का, जैसे कॉमन सील का फोटो हमें याद है ना, आपकी बुक में ये कायदे से इसका फोटो है। अगर कोई एलएलपी अस्तित्व में आती है तो उनका काम क्या है? उनका काम क्या है मोनिका? उसका काम क्या है? उनका काम है प्रॉफिट का, ठीक है ना? चैरिटी करनी है तो यहाँ पे मत आओ, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मत कराओ। सेक्शन 8 कंपनी में The essential requirement for forming LLP, the essential requirement of forming LLP is carrying on a lawful, गुजरात में आप दारू की कंपनी नहीं, ठीक है आप समझ जाओ, lawful business with a view to earn profit. Thus LLP cannot be formed for charitable or non-economic purposes. Can we move on? Investigation, हाँ बहुत 16 है ना, उसके बाद में ये मैंने बोला ना, वैसे कुछ बड़ा बड़ा होता तो हमें प्रॉब्लम होता, बड़ी इजी चीज है, इजी चीज है। इन्वेस्टिगेशन, अगर एलएलपी में कुछ लफड़ा चल रहा है तो कौन इन्वेस्टिगेट? सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शैल हैव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एन एलएलपी, ठीक है ना? ये वो 14 फरवरी अफेयर्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना? बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कैपेबल अथॉरिटी फॉर द पर्टिकुलर, जो भी पर्पस हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट्स, ठीक है, एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट ही होगा, ठीक है ना? आपको पता चल रहा है मैं क्यों अटका हूं, है ना? ठीक है, देख लेंगे तो अभी। Any compromise or agreements including merger and amalgamation मतलब मिश्रण of LLPs shall be in accordance with the provisions, मतलब क्या? देखो ये एक A LLP, ये है B LLP, अब LLP, अभी इन दोनों को मिक्स होना है, AB LLP, कैसा? अब मिश्रण दोनों को आ जाए। अभी अलग अलग धंधा नहीं करना है, बेगा होना है, क्या आना है? मर्जन, हाँ ठीक है, और वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। कंप्रोमाइज, और वैसे वो एलएलपी नहीं है। एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ एलएलपीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। अगर ऐसा कोई मर्जर करना है तो किस हिसाब से होगा? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, है ना? वो थोड़ी ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होगा। बच्चे जैसी बातें करते हैं। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, क्या कन्वर्जन इनटू एलएलपी के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें नहीं है? कन्वर्जन इनटू एलएलपी शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 है ना वो, हमें सब कुछ है। अब फॉर्म शेड्यूल 2 प्राइवेट कंपनी, शेड्यूल 3 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कहां पे थी? शेड्यूल 4 में, ये सब था ना? तो और ये कन्वर्जन वाला हमने प्रोसीजर, अगर आपको न्यू फिलिप बताया था तो वहां पे फॉर्म में सबसे पहला लिखा है वेदर यू वांट टू कन्वर्ट या नई एलएलपी बना रहे हो, ठीक है ना? तो कन्वर्जन इनटू अ फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एंड और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस, है ना, विद द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। अब ई फाइल, वो भी हमें पता है ना, सब इतने सारे फॉर्म है, सबको ई फाइल करना पड़ेगा,
ई फाइलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा ना, ठीक है। नीचे वो तीसरे एमसीक्यू में सीए की साइट, वो सीए याद है ना सब, सीए का भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगेगा ना भाई, सब कुछ लगेगा, आपका लाइसेंस नंबर भी लगता, बहुत कुछ। सीए अभी मैं अपने आपको निखिल सोलंकी सीए बता दूं, ठीक है ना, चलेगा। तो आपका कुछ तो प्रूफ क्या है आप सीए हो, कुछ भी तो होगा ना, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी filed or delivered under the act and rules made thereunder shall be filed in computer readable समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन इट्स वेबसाइट Ministry of Corporate Affairs .government.in and authenticated by a partner, उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, पार्टनर करेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, कौन, वो पार्टनर्स। फिर से ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना जरूरी है, वैसे हम सब फॉर्म बताते ही हैं। तो एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website www.mca.gov.in and authenticated by a partner or designated partner of LLP by a digital or electronic signature। फॉरेन LLP हम कल ही पढ़ चुके हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज M, ठीक है। Defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership firm incorporated or registered outside India which establishes a place of business within India. Foreign LLP can become a partner. Foreign LLP Indian LLP में पार्टनर बन सकती है। Designated partner में हमें ये पढ़ना है, Designated partner में हमें क्या पढ़ना है, Foreign LLP के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे। क्या फॉरेन एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकती है, एलएलपी पार्टनर हो सकती है, क्या हो सकती है? फिर उसके बाद में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पे क्या लिखा है, फॉरेन एलएलपी पार्टनर बन सकती है, क्या वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती है? वो हमें सेक्शन 7 एंड टिडिंग डिस्कस करना है। अब एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी हम पढ़ते रहेंगे। अरे यार ये विवेक बोल रहा है इसको खत्म करो, क्या करो, चलो 5 ही पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? अब बोलेगा 5 पॉइंट है, नीचे सेक्शन 5 है, इसको भी खत्म करो। क्या करो, इसको भी खत्म करो। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का प्रकार है उसके फायदे ही फायदे क्या है? क्या फायदे है उसके? चलो, पेन का नेचुरली गिरना मेरे लिए पैसे आते उस दिन। एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल, ये एक बिजनेस मॉडल है विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बेस पे काम करता है। वो एक पहले तो बनता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, और फिर ऑपरेशन भी उसका, डे टू डे एक्टिविटीज। पहले तो उसका स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज्ड जो बनता है, एट द सेम टाइम डे टू डे जो ऑपरेशंस है वो एक एग्रीमेंट के तहत चलेंगे। प्रोवाइड फटाफट जा रहा है और हमें मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पिछले वाला 5-6 पॉइंट्स था वो स्पीड में गए बट इजी था मेरे हिसाब से। अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो आप निभालोगे। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी देगा विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बहुत जल्दी बना सकते हो आप इसको, इजी टू फॉर्म है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, फिर अगर इजी टू डिसॉल्व है। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी था, सबसे पहले तो वो लीगल तरीके से चलती है क्योंकि एग्रीमेंट है ना।
उसकी बनावट भी एक एग्रीमेंट से होती है ऑर्गेनाइज्ड, और डे टू डे जो ऑपरेशंस है वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स। वही इजी टू फॉर्म जैसा ही हो गया, इजी टू फॉर्म जैसा हो गया, ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं जरूरी नहीं है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। एंड इजी टू डिसॉल्व। अगर डिसॉल्व करना है तो भी कैसा है, इजी हद से ज्यादा इजी है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।